नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज हम आपके सामने लेकर आए दो जिना के अवतारों को। एक जिना ने तो हिंदुस्तान का विभाजन करा दिया, लेकिन इस देश का उपराष्ट्रपति रहा व्यक्ति भी अब जिना 2 बन गया है। अब कितनी शान शौकत के साथ धन्यवाद कर रहा है आधुनिक जिना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का। क्या आपने मेरी फोटो जिना के बगल में लगा दी? अरे शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस व्यक्ति को इस देश ने देश का उपराष्ट्रपति किया, उसको गौरव महसूस हो रहा है कि उसकी फोटो जिना के बगल में लगी। हमीद अंसारी, जब मैं हमीद अंसारी के खिलाफ पिछले 4 साल में कई कार्यक्रम कर चुका हूं, मैंने देखा कि यह व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद देश के साथ गद्दारी करेगा। और इस आकलन के बाद मैंने जो सोच की है, उसको कई लोगों ने शुरू में तो गलत ठहराया था, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि मैं सही हूं, क्योंकि आदमी गलत है। इस आदमी के पास मौका था मेरे जैसे लोगों का मुंह बंद करने का, मैं तो तारीफ कर देता। हिंदुस्तान भी हमीद अंसारी की तारीफ करता अगर हमीद अंसारी अपने जीवन के इस मौके को उठा ले। अगर वो कहते कि इस गद्दार जिना के बगल में उस दीवार पर मेरी फोटो मत लगाइए, पहले जिना की फोटो हटाइए फिर मेरी फोटो लगाइए, तो शायद कलाम अब्दुल कलाम बनने का मौका आया था, तमाम पापों को धोने का मौका आया था। लेकिन हमीद अंसारी ने ठान लिया है कि हमीद अंसारी को जिना 2 बनना है, और इसलिए हमीद अंसारी ने यह नहीं किया, उल्टा धन्यवाद दिया। और क्या क्या किया है जिना 2 मैटर में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस पूरे विवाद में इस आदमी की तमाम भूमिकाएं सवालों के घेरों में नहीं, बल्कि बड़े षड्यंत्रों की तरफ इशारा कर दी। और इसलिए आज के 1 घंटे के इस बिंदास बोल में बेखौफ होकर बोलिए, देश ने सर्वोच्च पद पर बिठाने के बावजूद गद्दारी करने वाले आदमी को नंगा करिए। और हम सब 1 घंटे तक इसका विश्लेषण करेंगे, कई वीडियो, चित्र और लोगों की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। लेकिन पहले मुद्दा, हामिद अंसारी 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति रहते हुए अंसारी हर सरकारी सुविधा का लाभ उठाता है और गुणगान पाकिस्तान और आतंकवादियों का करता है। एक बार फिर से हामिद अंसारी ने एमयू के जिना समर्थकों का समर्थन किया है। हामिद अंसारी ने एमयू छात्र संघ को पत्र लिखा है। पत्र में अंसारी ने जिना समर्थक छात्रों का समर्थन किया है। वहीं जिन लोगों ने जिन्ना की तस्वीर लगाने का विरोध किया है, उनको गिरफ्तार करने की मांग की है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हामिद अंसारी ने भारत की सभी सुविधाओं को छोड़ दिया है? क्या हामिद अंसारी ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली है? क्या हामिद अंसारी जिन्ना के रास्ते पर चल रहा है? क्या हामिद अंसारी भारत में रहकर जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं? क्या हामिद अंसारी के लिए जिन्ना का रास्ता चुनना पाकिस्तान का समर्थन नहीं है? क्या हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहने के लायक नहीं थे? यही नहीं, हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए कई देश विरोधी काम किए। ऐसे में क्या हमें अब भी चुप रहना होगा? आप भी बिंदास बोल में जुड़कर अपनी राय रख सकते हैं। हमीद अंसारी ने कहा है कि मेरे ऊपर जो लेटर लिखा है, उस लेटर में अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा है कि उनका प्रोटोकॉल होते हुए, उनको सुरक्षा होते हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होते हुए वहां पर कैसे सशस्त्र प्रदर्शन हुआ। मैं हमीद अंसारी को पूछना चाहता हूं, कौन सा सशस्त्र प्रदर्शन हुआ? कैसे हिंदू युवा वाहिनी ने वहां पर कौन से हथियार लाए थे? कहाँ है वो हथियार? कहाँ है उसके सबूत? और प्रदर्शन हुआ, उसमें कितने लोग थे? 30 लोगों के प्रदर्शन को हमीद अंसारी कह रहे हैं कि उनके जान को धोखा था। क्या हिंदू युवा वाहिनी का रिकॉर्ड ऐसा है? क्या हिंदू युवा वाहिनी ने इतने सालों में कभी किसी एक व्यक्ति का भी खून तो छोड़िए, खून का प्रयास किया है? क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है? या ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि संस्थापक अध्यक्ष है हिंदू युवा वाहिनी के, उनके ऊपर हमला करने का एक बहाना है? आखिर क्यों इस प्रकार के झूठे आरोप हमीद अंसारी जैसा उपराष्ट्रपति पद पर रहा व्यक्ति लगा रहा है? हमीद अंसारी
पत्र लिखकर धन्यवाद कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ का, जिन्होंने ऐसे ही सम्मान दिया था और आजीवन सदस्यता देकर मोहम्मद अली जिन्ना की हिंदुस्तान के दो टुकड़े दो बाहों को तोड़ने वाले जिन्ना की तस्वीर वहां के दीवार पर लगाई थी। और उस दीवार के बगल में, उसी जिन्ना के बगल में दूसरा जिन्ना 2, आधुनिक जिन्ना 2 अर्थात हमीद अंसारी इज जिन्ना 2, इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन प्रतिक्रियाओं को भी हम यहां पर दिखाएंगे। इस वक्त इस शो को मेरे ट्विटर हैंडल पर, जो कि सुरेश चौहान के नाम से है, सुदर्शन के ट्विटर हैंडल पर सुदर्शन न्यूज टीवी, यूट्यूब, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव भी देख सकते हैं, आपकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया को हम लाइव चलाएंगे और हमीद अंसारी का पर्दाफाश करेंगे। मित्रों, आज देश के कुछ हिस्सों में आंधी है, उसकी खबरें कई चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन इस आदमी ने इतने बड़े पद पर रहते हुए जो देश के साथ गद्दारी की आंधी लाई है, इस देश के युवाओं को सही दिशा देने का मौका था। हमीद अंसारी एएमयू के विद्यार्थी रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं, वहां पर कुलगुरु रहे हैं। अब उनके पास मौका था एक शिक्षक के बहाने इस गद्दार जिन्ना की साथ देने वाले स्टूडेंट का कान खींचते, उनको कहते कि नहीं, ये तब जो हुआ था हो गया, इसको सफाई का मौका आया है। ऐतिहासिक भूलों को सुधार करने का मौका जीवन में कई बार आता है। उसको जो समझता है वो नायक बनता है और ऐतिहासिक गलतियों को दोहराता है, उसका अनुकरण करता है, अनुयायी बन जाता है, वो खलनायक बनता है। नायक बनने का मौका छोड़कर इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने खलनायक के साथ दीवार पर अपना फोटो साझा किया है। मुझे पता नहीं सरकारें अभी तक जिन्ना के फोटो को क्यों नहीं उतार पाई। कभी तो कोई तो उस विश्वविद्यालय में राष्ट्रवादी जाएगा, उस राज्य में, देश में ऐसा कोई शासक आएगा कि उन तस्वीरों को हटाएगा। मैं दावा करता हूं तब इस हमीद अंसारी की भी तस्वीर हटेगी, क्योंकि गद्दारों के साथ जो बैठता है वो गद्दारों के पंक्ति में गद्दार बन जाता है। हमीद अंसारी, आपका ये पाप, आपको इतिहास भविष्य में कभी भी माफ नहीं करेगा। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े, लेकिन उसके पहले हम आपको श्याम जाजू जी की एक बाइट दिखाना चाहते हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्या कहा है श्याम जाजू जी ने। देखिए, अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था के उच्च पद पर वो रहे। उनको रिएक्ट करते समय 4 बार सोचना चाहिए, ऐसे रिएक्शन से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्ना ये इस देश के लिए प्रेरणा स्थान कभी हो सकता है, जिसने इस देश के पार्टीशन का जो जिम्मेवार है, ऐसे जिन्ना की उनकी तारीफ करना और उनके बारे में इस प्रकार की बातें बोलना उनको शोभा नहीं देता। इशू अंदर के लोगों ने उठाया, बाहर के लोगों ने उठाया, ये विषय नहीं है। जिस विषय के लेकर इशू उठा है वो इशू की ताकत के बारे में बोलना चाहिए। पूत के पैर पालने में ही दिखते हैं, भले ही इनकी उम्र ज्यादा हो, लेकिन इनका रिटायरमेंट के बाद का राजनीतिक जीवन अभी शुरू हुआ है। अर्थात ये अभी राजनीति में बच्चे हैं और वो बचकाना कितना खतरनाक है। और अब तक के जीवन की उपलब्धियों को, हालांकि क्या ये तो राजनीतिक चाटुकारिता के कारण मिली हुई उपलब्धि है, ये कोई पराक्रम से मिली नहीं है। परिक्रमा की उपलब्धियां जब जीवन में व्यक्ति को बड़ा बनाती है तो छोटी सी लालच की आंधी में भी वो उस बड़े दीवार पर, बड़े स्थान पर खड़े होने वाले मूर्तियां भी टूट कर कैसे बिखर जाती है। इसका बड़ा उदाहरण ये हमीद अंसारी है। और इसलिए चाटुकारिता करके, नेताओं की परिक्रमा करके मिले हुए पद पर रहने वाला व्यक्ति पराक्रम नहीं कर सकता। यह हमीद अंसारी ने फिर दिखा दिया है। कितना बड़ा मौका था पराक्रम करने का, बस ये कहना था कि जिन्ना के साथ दीवार पर स्थान साझा नहीं करूंगा, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि पराक्रम कभी सोचा ही नहीं था। क्या हमारे नेता किस पर ताली बजाएंगे और किस पर मेरा राजनीतिक भविष्य अच्छा हो सकता है, आकाओं के मन की बातों को भांपकर अपनी चाल को चलने वाले ऐसे प्यादे कभी भी राजा या सेनापति नहीं हो सकते। और इसलिए ऐसे वजीर मात खा जाते हैं। यही मात यहां पर खाई है। हमीद अंसारी जब रिटायर्ड हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। हमीद अंसारी तो 10 साल पर इतने बड़े पद पर रहकर कभी डरे नहीं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी थी यह बयान देना जिससे कि देश के मुसलमानों का नेता बनने का चांस था। नहीं तो लोग पूछते कि पद पर बैठे थे तब क्या किया। और इसलिए कहा कि मुसलमान डरा हुआ है। इस देश के सेना की, इस देश के सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा लेकर चलने वाले हमीद अंसारी
हिंदू युवा वाहिनी के 30 बच्चों से डर गए, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। इस देश के उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति को पता नहीं देश के किसी भी सामाजिक संगठन को किसी भी जगह पर, देश के सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर आंदोलन करने का, नारे देने का अधिकार है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अधिकारों पर पहला हक मुसलमानों का मानने वाले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति बना हुआ व्यक्ति इस अधिकारों को कैसे याद रख सकता है? और इसलिए हिंदू युवा वाहिनी के अधिकारों का हनन करते हुए लिखा है कि यह प्रदर्शन कैसे हुआ। भाई, उनको तो अधिकार है, आपके कोई अधिकारों की जैसी आप बात करते वैसे उनका प्रदर्शन का अधिकार है। और कहां प्रदर्शन किया? गेट के बाहर। अरे आदमी कह रहा है कि कैसे अंदर तक आए, अंदर तक आए कहां? प्रदर्शन तो गेट के बाहर हुआ। गेट के बाहर हुए प्रदर्शन से भी अगर आप डर रहे हो तो फिर आपको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मौत सामने दिख रही है, फिर भी भारत पाकिस्तान के सीमा पर खड़े होने वाला सैनिक कभी आपको सैल्यूट करता था। और आज भी इस देश की तमाम सेनाएं रिटायरमेंट के बाद भी आप कहीं जाते हो तो प्रोटोकॉल के तहत आपको सैल्यूट करती है। वो पुलिस वाला मिनी पाकिस्तान के गुंडों के अंदर घुसकर इस देश के लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा करता है, वो नहीं डरता। आप डरते हो, इतने पुलिस होने के बावजूद डरते हो। चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए जब इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद भी 30 बच्चों से डरने की बात आप एक बहाना बनाकर विश्व के सामने क्या संदेश देना चाहते हो? क्या हमीद अंसारी जैसे व्यक्ति के इस प्रकार के बयानों से पाकिस्तान को बल नहीं मिलता? इस देश में अहिंसा की लड़ाई की बात करने वाले तमाम लोगों को जो माहौल बना रहे उनको बहाना नहीं मिलता? क्या ऐसी बातें ऐतिहासिक नहीं बनती? बन जाती है। और इसलिए ऐसे लोग इतिहास नहीं बनाते, ऐसे लोग इतिहास बिगाड़ते हैं और इसलिए ये खलनायक बन जाते हैं। जब इन्होंने उपराष्ट्रपति पद छोड़ रहे थे तो इनके सेंड ऑफ में, इनको विदाई देने के लिए सदन में नरेंद्र मोदी जी ने इनको कैसे क्या क्या किया, जरा ये वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन फिर दिखाता हूं। मोदी जैसे संयम पूर्ण व्यक्ति भी हमीद अंसारी को इशारा देने से रोक नहीं पाए। सुनिए। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है एज ए डिप्लोमेट। उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहां से रिटायर होने के बाद भी ज्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। हमीद अंसारी को इस देश के इतने बड़े बहुमत के साथ आए प्रधानमंत्री से ये कुछ इसलिए सुनना पड़ा क्योंकि उनको एक हमदर्दी चाहिए थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कि मोदी जी मेरे खिलाफ बोल रहे हो। अरे ऐसे पद पर रहने के बाद तो एक उदाहरण प्रस्तुत करने का मौका था अंसारी जी, लेकिन आप उस मौके से चूक गए। क्योंकि मैं फिर दोहराता हूं, जो परिक्रमा करके बड़े बनते हैं वो पराक्रम की सोच नहीं सकते, वो सहानुभूति की सोचते हैं। और इसलिए ऐसी गंदी हरकत की कि मोदी को भी हमला करना पड़ा और उसी सहानुभूति को लेकर राजनीति करने निकले। हमीद अंसारी विवादों से हमेशा घिरा है। मैं आपको बताता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस देश के राष्ट्रपति रहने के बाद, उपराष्ट्रपति रहने के बाद कोई व्यक्ति सक्रिय राजनीति में नहीं आया है, लेकिन हमीद अंसारी की राजनीतिक लालसा, भूख, लालच अभी भी खत्म नहीं हुई। लाल टपक रही है, लग रहा है कि कुछ बन जाऊंगा। जब मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो राष्ट्रपति तो नहीं बन पाए तमाम देशों के दबाव डालने के बावजूद, लेकिन क्या प्रधानमंत्री बन सकता हूं क्या? इस लालच में कांग्रेस में ये अपना रोल देख रहे हैं। और हो सकता है इस देश में मोदी के खिलाफ खड़े होने वाले बड़ा जो मोर्चा है वो नहीं प्रधानमंत्री तो कम से कम उप प्रधानमंत्री का तो झांसा देकर हमीद अंसारी को प्रस्तुत कर सकता है। और इसलिए विवादों से कैसे नाता रहा है हमीद अंसारी का, इसको देखिए।
हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति रहते हुए जो विवाद खड़े किए वो सब जानबूझकर किए हुए थे, चाहे वो तिरंगे को सलामी न देना हो या फिर योग के प्रोग्राम में न जाना हो। उपराष्ट्रपति के पद से हटते ही हामिद अंसारी ने अपना असली रूप दिखा दिया। जी हाँ, आपको याद होगा कि हामिद अंसारी ने सबसे पहले ये रूप दिखाया था 26 जनवरी 2015 को, जब पूरा भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था। गणतंत्र दिवस में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हमारे मेहमान बनकर आए हुए थे। जब तिरंगे को सलामी दी जा रही थी तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तिरंगे को सलामी दे रहे थे, मगर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी नहीं। ऐसे में कई लोगों ने हामिद अंसारी पर सवाल भी उठाए। देश में एंटी नेशनल हामिद अंसारी ट्रेंड करने लगा। बात यही नहीं रुकी, हामिद अंसारी ने भारत सरकार के एक योग प्रोग्राम में जाने से भी मना कर दिया, क्योंकि योग को हामिद अंसारी हिंदू धर्म से जोड़कर देखते थे। इतना ही नहीं, योग के इस प्रोग्राम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मौजूद थे। साथ ही दुनिया के 190 देश योग दिवस मना रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी प्रोग्राम से नदारद थे। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए हामिद अंसारी भारत के पैसे से अरब में अपने पुरखों को ढूंढ रहे थे। अपने पुरखों के डीएनए को हामिद अंसारी सीरिया से लेकर इराक तक ढूंढने के लिए सरकारी पैसे खर्च कर रहे थे। लेकिन उपराष्ट्रपति की गद्दी जाने के बाद हामिद अंसारी ने कट्टरपंथियों के उस प्रोग्राम में भी जाना शुरू कर दिया, जिनका आतंकियों से कनेक्शन रहा। हामिद अंसारी आतंकी संगठन पीएफआई के एक कार्यक्रम में जाकर मंच शेयर करते हुए नजर आए। सवाल उठाने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। राज्यसभा की कार्रवाई को अचानक स्थगित कर देते थे। हामिद अंसारी जब राज्यसभा सभापति हुआ करते थे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर उस पार्टी को बचाते हैं जिसने उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया था। 30 दिसंबर साल 2012 को संसद की शीतकालीन सत्र की कार्रवाई चल रही थी। सत्ता पक्ष कांग्रेस जन लोकपाल बिल पर बुरी तरह से घिरी हुई थी। सत्र का ये आखिरी दिन था और लगभग आधी रात का समय बीत चुका था, जिसके बाद आधी रात के करीब उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी राज्यसभा पहुंचते हैं और कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। हामिद अंसारी को डर लगता है, 30 युवा बच्चों से डर लगता है जिनकी मांग भी वाजिब है। और इस दरिंदे जीना के फोटो को उतारने की बात करे, वाजिब मांग का तो समर्थन करने का साहस सीधे नहीं है, तो अपनी सुरक्षा का बहाना बनाकर हामिद अंसारी करे डर लग रहा है। उपराष्ट्रपति पद छोड़ते हुए भी डरे हुए अंसारी अभी भी डर के खौफ से बाहर नहीं निकले। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कौन कौन कब कब डरता है। कायर ही डरता है हामिद अंसारी जी। और देखिए, कौन अकबर डरा था महाराणा प्रताप से, क्योंकि महाराणा प्रताप का प्रताप पराक्रम इतना महान था कि अकबर दिल्ली के गद्दी के ऊपर बैठने के बावजूद, सबसे बड़ी सेना होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप से डरता था। घोरी डरा था पृथ्वीराज से, इतनी बड़ी सेना सामर्थ्य होने के बावजूद, 16 बार पराजित होने के बावजूद भी डरा था। और इसलिए डरने वाले कौन हैं? औरंगजेब। छत्रपति शिवाजी महाराज से देश के ज्यादातर हिस्सों पर जिस औरंगजेब का राज था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महाराष्ट्र के एक हिस्से पर राज करने वाले शिवाजी महाराज से डरता था। अपने दरबार में बुलाने के बावजूद औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई कि शिवाजी महाराज को पहली पंक्ति में खड़ा करे। 14 फुट ऊंचाई पर बैठा हुआ औरंगजेब को लगा कि शिवाजी महाराज जैसा 5 फीट का बिजली की तरह दौड़ने वाला ये योद्धा शायद 14 फीट ऊंचाई पर आकर मुझे मार सकता है। सभागार में शिवाजी महाराज को 14 फीट नीचे जमीन पर पहली कतार में खड़ा करने की हिम्मत औरंगजेब में नहीं हुई। वो भी डरा था। डरने वालों की बड़ी लिस्ट है। गुरु गोविंद सिंह से तमाम मुगल डरे थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जो कृपाण था, उससे डरने वालों की भी लंबी लिस्ट है। इस देश में जो डरता नहीं, वो नायक और हीरो के रूप में जीवित रहता है अंसारी। जो डर जाता है, वो गद्दार डरपोक खलनायक के रूप में और कतार में खड़ा होता है। और इसलिए आपने अपनी सही जगह चुनी है। आपने जिना के बगल में अपने आप को सेट करके इस देश में गद्दारों का हीरो, गद्दारों का नायक बनने का काम किया है। भले आज का इतिहास, शायद आपकी सोच होगी कि आज का वर्तमान
माफ ना करे, लेकिन इस देश में आबादी बढ़ाकर गजवाए हिंद के आधार पर हिंदुस्तान का जब पाकिस्तान या मुगलिस्तान बनाओगे तब तो फोटो पे माला चढ़ागी। इस आशा के साथ अगर अपनी फोटो लगाई है तो रुक जाओ, ये हिंदुस्तान बदल रहा है। अब हम दो हमारे दो तो सबके दो इस नारे के साथ कानून ला रहा है और बच्चे पैदा करके इस देश पे अब कब्जा करने नहीं देगा। इसलिए कोई तो माई का लाल बनेगा, पैदा होगा, आएगा और जिना की साथ तुम्हारी तस्वीर भी उतारेगा। कई कॉलर आज हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से कम शब्दों में नए तर्कों के साथ अपनी बात को कहे। हमारे पास और भी कई काले चिट्टे हैं इस आदमी के दिखाने के, वो भी दिखाऊंगा। कॉलर के पास चलते। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, मैं सुनील कुमार वर्मा देहरादून से बोल रहा हूँ। बोलिए साहब, 10 साल इसने दूध पिया, कांग्रेस ने इसको बैठाया, अब ये 10 साल के बाद जहर उबल रहा है। और ये जहर उबलते हुए इसने 10 साल क्या किया देश में? इसने किस किस से बात करी अपनी सीट पर रहते हुए? क्योंकि हमें पूछने का पूरा हक है, क्योंकि हमने इसे टैक्स दिया है इस देश को। बिल्कुल। राष्ट्रपति ने कहा किस आतंकवादी से बात करी है? ये देश का आतंकवादी है। इस आतंकवादी को उपराष्ट्रपति रहते हुए इसको रहने का कोई हक नहीं है। हम अपने दूध का, जो हमने दूध पिलाया उसका बिल्कुल। और इसलिए इस देश को तारनहारों को, चलने वालों को, चलाने वालों को हमें सोचना चाहिए कि दूध पिलाओ, सांप को दूध क्या कुछ भी पिलाओगे तो भी निकलेगा क्या? जहर ही निकलेगा, वो फुंकार ही मारेगा, डसेगा ही। और इसलिए सांप को दूध पिलाने का काम हिंदुस्तान को बंद करना चाहिए। और इसलिए ऐसे सांपों को समय रहते अगर नहीं कुचलेंगे तो उपराष्ट्रपति पद पर बैठेंगे। मुझे जांच करने की मांग करता हूं मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। इस आदमी ने पद पर रहते हुए क्या क्या चीजें की है, एक आयोग की स्थापना करके उसकी जांच करनी चाहिए। कि हामिद अंसारी इस देश के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर हैं। इस देश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र और उसी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। देश में कई देशों में जाकर भारत के राजदूत रहे, भारत के उपराष्ट्रपति रहे। अपने पुरखे कहां हैं ढूंढने के लिए तुर्की में गए थे। अंसारियों का कोई क्षेत्र है वहां, वो देखने गए थे सरकारी आपके और मेरे पैसे से। अंसारी जिसने इस देश में, इस मातृभूमि में अपने पुरखों को खोजा, वो नायक है। नहीं तो जो विदेश में अपने पुरखों को खोजता है वो खलनायक है। आज मैं नायक और खलनायक की तमाम व्याख्या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश के ऐसे व्यक्ति के ऊपर सवाल उठा है जो देश के सामने आदर्श प्रस्तुत करने का मौका दिया था देश ने जिसको, लेकिन वो मौका खो दिया है। अगर हामिद अंसारी पर सही समय पर पूरा हमला नहीं होगा तो इस देश में आने वाले राजनीतिक लालच रखने वाले नेताओं को अनुकरण करने के लिए एक उदाहरण होगा। हम इस देश में दूसरा कोई ऐसा राजनेता पैदा नहीं होने देना चाहते जो हामिद अंसारी को अनुसरण करे। और इसलिए हामिद अंसारी की छोटी सी गलती को इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि बड़े पद पर व्यक्ति रहा है। व्यक्ति भले ही बड़ा ना हो लेकिन पद बड़ा था, क्योंकि व्यक्ति बड़े होने पर तो सवाल वो खुद खड़े कर रहा है। अपनी छोटी छोटी हरकतों से, अपनी करतूतों से, अपने कारनामों से उस पद को छोटा कर रहा है। इस देश में जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे तब मैंने शो किया था। आखिर मेरे में वो हिम्मत इसलिए आई क्योंकि भले उपराष्ट्रपति हो लेकिन गलत काम करे तो उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत सुरेश चौहान के रखता है। मुझे कितनी नोटिस भेजी, क्या क्या किया, किसके थ्रू फोन करवाए, हम डिगे नहीं, डरे नहीं, इसलिए आज हम खड़े हैं। आज हामिद अंसारी कई जगह पर मेरे सामने आए, आंखों में आंखें डालकर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई, बोलना तो दूर की बात है। इसी साल रामनवमी में, इसी साल दशहरे के दिन रामलीला मैदान और लाल किले पर 2 रामलीलाओं के मंच पर हम दोनों को एक साथ बैठने का मौका मिला। मैं तो लगातार देखता रहा लेकिन हामिद अंसारी आंख ऊपर करके मेरे तरफ देख नहीं पाए क्योंकि नैतिक बल नहीं था। मैं हामिद अंसारी को आह्वान करता हूं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे, फोन करिए और अपनी बात कहिए। मैं आपको अपनी बात रखने का मौका देता हूं। हिम्मत है और आप नहीं बोल पाते, हिम्मत नहीं है तो आपका वकील फोन करे, आपके चाटुकार फोन करे, आपके चले चपाटे फोन करे, मैं उनका पक्ष सुनने के लिए तैयार हूं। और अगर इतना भी नहीं है तो आप जगह, समय, टाइम तय करिए। मैं चलते चलते करने के लिए हामिद अंसारी को आह्वान करता हूं। देखते हैं कि इस देश का उपराष्ट्रपति पद पर रहा व्यक्ति एक पत्रकार को अपना इंटरव्यू देने से क्यों डरता है। कोई कट नहीं होगा,
कैमरा आपका भी लगाइए, मेरा भी लगाइए, विदाउट एडिट चलते चलते करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। देश सवाल पूछना चाहता है। हमीद अंसारी जी, भागिए मत। अब यह अतीत की गलतियां आपको भागने नहीं देगी। इतिहास सवाल पूछेगा और जवाब देना होगा। अगले कॉलर के पास चलते। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए जी, सुमन कुमार मिश्रा, बिहार और कटिहार से बोल रहा हूं। बोलिए बोलिए जी, मैं बोल रहा हूँ, एक तो सबसे पहले कि नपुंसक सरकार में ये उपराष्ट्रपति हुए, और दूसरी बात कि जिस समय इन्होंने राष्ट्रध्वज का अपमान किया उसी समय इसको फांसी दे देनी चाहिए थी। और मैं कहता हूँ कि आज मैं प्रधानमंत्री से आह्वान करता हूँ कि जितना भी इनका बेगैरत कार्य है और घिनौना कार्य है उसकी जांच हो और इसको जेल होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। कर्मकार बोल रहा हूँ, बोकारो झारखंड से। बोलिए सर, मेरा एक सवाल है पूरा मीडिया में आपके द्वारा में मैं बात रखना चाहता हूँ कि जब एक उपराष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर रहकर जब वह रिटायर होता है उस समय बोलता है कि पूरा भारत में मुसलमान डरा हुआ है, लेकिन इसके विपरीत हमारे हिंदू भाई जगह जगह पर अपना पलायन हो रहा है, उस विषय में तो कोई बोलबे नहीं करता है। बिल्कुल, वो तो केवल सुदर्शन बोलता है। आगरा की स्टोरी हम चला रहे हैं कि कैसे वहां पर 2 परिवार सैकड़ों परिवारों को डरा धमका कर भगाने की स्थिति पैदा किए हुए है। हमने मुद्दा आज भी उठाया और आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, कितने बड़े पद पर आप बैठे हो यह मुद्दा नहीं है, आपका दिल कितना बड़ा है, आपकी सोच कितनी बड़ी है, आप कितने बड़े क्षेत्र को सोचकर अपने आप को मानते हो कि आप भारत माता के बेटे आपको मानते हो। तब तो आप सबका सोचोगे। जब आप केवल एक जाति के बन जाते हो, एक धर्म के बन जाते हो, तो फिर आपको कोई भी पूजनीय नहीं रख सकता, कोई पूज नहीं सकता। तब तो ठोकर खानी पड़ेगी, तब तो लात खानी पड़ेगी, तब तो गालियां खानी पड़ेगी, क्योंकि आप जहां सबके होने चाहिए थे वहां कुछ अपनों के बनकर रह गए। हमीद अंसारी आपको कभी भी इतिहास माफ नहीं करेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं मुकेश भवन बोल रहा हूँ, गाजियाबाद से। हाँ सर, ये जो आप बता रहे हैं, ये जिन्ना कहाँ से आया, ये उपराष्ट्रपति कहाँ से आए, किसने लाए इनको यहाँ? यही तो खोज खोज कर लाए थे ऐसे कार्टून। हमारे तब के मनमोहन सिंह सरकार, सोनिया गांधी को ऐसे ही तो लोग चाहिए थे, ऐसे हिजड़े चाहिए थे, ऐसे हिजड़े से हमारा। चलिए, ऐसा शब्द हमको यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भले ही वो मर्यादा के लायक ना हो, लेकिन हमारी अपनी कुछ मर्यादा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, हमारा सवाल है सर, हामिद अंसारी को राष्ट्रद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहिए और इसका जो सुख सुविधा गवर्नमेंट दे रही है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहते हुए, इसको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। कौन है जिना? कि जिना के साथ फोटो लग रहा है हमीद अंसारी का। कैसे यह आदमी अब उस फोटो के, अपने फोटो को सोशल मीडिया पर और सब जगह शेयर करेगा? देखिए जिना कौन था। आजादी के 70 साल गुजर गए, लेकिन खून के दरिया में नहाई पीढ़ियों का दर्द नहीं गुजरता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की एक तस्वीर पर बवाल मचा है। छात्र संघ हॉल में टंगी वो तस्वीर क्या हिंदुस्तान की आहत भावनाओं को मुंह चढ़ा रही है? दरअसल 1930 के दशक का आगाज होते होते आजादी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। देश एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहा था। इससे अंग्रेजों में खलबली मची तो उसने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत मुस्लिम भावनाओं को भड़काना शुरू किया। उस वक्त तक जिन्ना हिंदुस्तान छोड़कर लंदन में रहने लगे थे। इसी दौरान मुस्लिम लीग के बड़े नेताओं चौधरी रहमत अली, अल्लामा इकबाल और आगा खान ने जिन्ना से बार बार गुहार लगाई कि वो भारत लौटे। और मुस्लिम लीग को लामबंद करके इसकी बागडोर संभाले। 1934 में जिन्ना भारत लौटे। उन्होंने मुस्लिम लीग को उन्माद की सान पर चढ़ाना शुरू किया।
1937 में हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी और मुस्लिम क्षेत्रों की ज्यादातर सीटों पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस चुनाव में मुस्लिम बहुल पंजाब, सिंध और पश्चिमी उत्तर सीमांत प्रांत में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद जिन्ना ने कांग्रेस से गठबंधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस शर्त के साथ कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होंगे, साथ ही मुसलमानों की प्रतिनिधि मुस्लिम लीग होगी। कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था। कांग्रेस के तमाम मुस्लिम नेता ही जिन्ना का विरोध कर रहे थे। फिर भी एक कोशिश हो रही थी कि मुस्लिम लीग का विलय कांग्रेस में हो जाए, लेकिन हिंदू और मुसलमान को दो अलग पहचान मानने वाले जिन्ना को कतई मंजूर नहीं था कि वो मुस्लिम नेता की अपनी पहचान और स्वार्थ को छोड़े। जिन्ना ने देवराष्ट्रवाद का सिद्धांत उछाल दिया। रहमत अली ने पहले ही पाकिस्तान के नाम से अलग देश का मसौदा रख दिया था, जिस पर जिन्ना ने ऐसी घिनौनी राजनीति की जो देश के बंटवारे के रूप में सामने आई, और वो भी बेगुनाहों के खून से सनी आजादी के रूप में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में लगी जिन्ना की तस्वीर पर लोगों के जज्बात के साथ राजनीति का घात प्रतिघात भी शुरू हो गया है। एमयू से निकलकर छात्रों के विरोध का एक खेमा जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया से होते हुए दिल्ली के सड़कों पर अपना असर दिखाने लगा है। दूसरी तरफ वैसे लोग भी हैं जो तत्काल जिन्ना की तस्वीर को जमीन पर पड़ा हुआ देखना चाहते हैं। 1936 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मानसिक बंटवारे की लकीर जिन्ना ने खींच दी थी। उसके 2 साल बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस दरो दीवार पर यह तस्वीर लगी। उसके 9 साल बाद ही देश को आजादी मिल गई और तस्वीर वाला ये चेहरा पाकिस्तान बनाकर वहां का गवर्नर जनरल बनकर चला गया। लेकिन 80 साल से खामोशी में टंगी इस तस्वीर पर अब फिजाएं चीखने लगी हैं। जिन्ना 1947 के हिंदुस्तान का अपराधी है, जिसने नई नई आजादी पाने वाले एक देश को खूनी बंटवारे का शिकार बना दिया। लेकिन जैसे हर अपराधी का एक अच्छा अतीत हो सकता है, वैसे ही एक अतीत जिन्ना का भी रहा है। 1947 में हिंदुस्तान के खूनी बंटवारे से 3 दशक पहले के मोहम्मद अली जिन्ना कुछ और थे। उस जिन्ना में देश के लिए लड़ने और अंग्रेजों को भारत से हटाने का जज्बा था। इसमें कांग्रेस के जिस नेता से जिन्ना सबसे ज्यादा प्रभावित थे, वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हम आपको दिखाते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं जिन्ना के बारे में। जिन्ना पर जितना बोले कम है, लेकिन कुछ लोगों की प्रतिक्रिया। सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी हितैषी लोग हैं, उनका कुछ करना चाहिए, बट उनको खुलेआम बोल दीजिए कि हाँ जिन्ना का चित्र होना चाहिए। वो क्यों डरते हैं? उनके आग्रह पत्र ही बनी थी, वो टांगी गई थी। तो मैं समझता हूँ कि इतना बिल्कुल है। हमारी मूलभूत आधार जो देश का है वो कभी बदल नहीं सकते। जो भी देना था मुसलमान के लिए, पृथक विचारों के लिए, वो तो दे दिया पाकिस्तान। अब ये हिंदुस्तान है, तो यहाँ भी इस्लाम अपना मस्जिद बना सकते हैं। जो मुसलमान देश में कोई मंदिर नहीं बनाने देता, बट हमें हमने खुलेआम दिया उनको परमिशन। क्रिश्चियंस के चर्चेज हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु मूल धारा हिंदू है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा, सुनिए अंसारी जी। शाहनवाज हुसैन: हाँ, जिन्ना की तस्वीर की क्या जरूरत है? पूरे हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, जिन्ना किसी के आइडियल नहीं हो सकते। जिन्ना तोड़ के प्रतीक हैं, जोड़ के नहीं। उन्होंने मुल्क तोड़ने का काम किया। हर हिंदुस्तानी के मन में ये टीस है कि जिन्ना की महत्वाकांक्षा न होती तो ये मुल्क एक होता है। तो जो बच्चे हैं उनको अगर बताना है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बताना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताना है। जिन्ना क्यों दिखाएं, क्यों सिखाएं? क्या रखा है जिन्ना की तस्वीर में? वाह, शाहनवाज हुसैन जी ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया कि जिन्ना तोड़ का प्रतीक है, जोड़ का नहीं। और अब मुझे आप बताइए, बड़ा से बड़ा कोई समर्थक होगा हमीद अंसारी का, वो बताइए कि आखिर एक जोड़ के प्रतीक के साथ उसी उपाधि को लेकर उसी दीवार पर आप जब टंगोगे तो आपको लोग उसी उपाधि से नवाजेंगे, क्योंकि आप अब जोड़ के नहीं तोड़ के प्रतीक। हाँ, आपने अगर जोड़ने का कुछ काम किया है
तो उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जीना पाकिस्तान के साथ जोड़ने का काम किया है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए इन्हीं विद्यार्थियों के सामने कहा था कि आप लोग हमारे लिए पाकिस्तान बनाने का गोला बारूद है, आप हमारे भंडार हो, आप हमारे हथियार हो। आप लोगों के करतूतों के कारण और आप लोगों के मेहनत से मुसलमानों को अपना एक अलग से मुल्क मिलेगा। उस पहले प्रधानमंत्री को भी वहां सम्मान दिया जाता है पाकिस्तान के, उस सम्मान को तोड़ना तो दूर, हिंदुस्तान को वहां सम्मान देना तो दूर। अंसारी कह रहा है कि अब दूसरे लोगों को इस कैंपस में आने नहीं देना है, तो किसको है? हिंदुओं के टैक्स पर चलने वाले इस यूनिवर्सिटी में हिंदुओं का एडमिशन मिलना चाहिए, वहां का कुलगुरु भी कभी हिंदू बनना चाहिए, वहां पर केवल मुसलमानों का ही अधिकार। ये सेक्युलर देश में कैसे हो सकता है बताइए? अगर कोई हिंदुओं का ऐसा यूनिवर्सिटी हिंदुओं के लिए केवल चले और उसको भारत सरकार पैसा दे, तो हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए चुप रह सकते थे? नहीं। और इसीलिए इस यूनिवर्सिटी में अब उपाय क्या है? तो उपाय एक है, अब तक इस आदमी को वहां पर जो प्रवेश था उसको बैन करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूजनीय मोहन भागवत जी ने जैसे कहा कि इनकी सुविधा हटा लो और इनका वहां पर प्रवेश बैन करो, अब नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को यह कदम उठाना चाहिए। कई देशों ने राष्ट्रहित में अपने देश के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हुए व्यक्तियों के खिलाफ निर्णय किए है। यह बहुत लाग लपेट रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बात उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति की नहीं, बात देश की है। जिस देश का सम्मान गिरवी रखा जाता हो या जिस देश के अखंडता को सुरंग लगाने का काम कोई व्यक्ति करता है, तो देश ही जब असुरक्षित उस व्यक्ति के कारण हो जाता है तो पद सुशोभित नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। और इसलिए इस आदमी पर सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। हिंदुस्तान के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने का मौका है और मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रवादी सरकार इसको चूकेगी नहीं और हामिद अंसारी पर कार्रवाई करके ये दिखा देगी कि हम पद के सम्मान से ज्यादा राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षितता का ज्यादा महत्व देते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं अरुण कुमार मुखर्जी बोल रहा हूँ मुंबई से, मुंबई देवनार। बोलिए बोलिए। मेरा कहना है ऐसे गद्दार एक नहीं है, बहुत सारे गद्दार है और इनको व्यवस्था बहुत जल्दी होना चाहिए सर। टाइम ज्यादा नहीं है, समय ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी से जल्दी व्यवस्था कीजिए। हमें भी बहुत दुख है देश के लिए। देखिए, हम तो बोल ही सकते हैं, व्यवस्था करना तो सरकार का काम है, समाज का काम दबाव बनाना है। हम हिम्मत के साथ इनके खिलाफ खड़ा होकर बिंदास बोलते हैं। और हमारे दो के साथ में मैं भी हूँ सर। मैं बहुत दुखी हूँ देश के लिए। बिल्कुल, हर देशभक्त दुखी है। जब ऐसे गद्दार डर का नाटक करते हैं तो दुख किसे नहीं होगा। अपने खून पसीने से इस देश को सींचने के बावजूद, उपराष्ट्रपति पद पर रिटायरमेंट के बावजूद भी क्या पैसों की कमी है? क्यों नहीं एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर देता या अपना विरोध प्रकट करने के लिए क्यों नहीं सारी सुविधा अंसारी छोड़ देता? लेकिन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अधिकार दिखाना है, कर्तव्य निभाना नहीं है, केवल अधिकार जताना है। और ऐसी बनने वाली नई जो इस देश में विचारधारा है उसके प्रतीक के तौर पर यह आदमी सामने आया है और इसलिए बहुत खतरनाक है। हजारों आतंकवादियों के इस देश को नुकसान पहुंचाने की क्षमता के बराबर इस आदमी को नुकसान पहुंचाने की क्षमता आपने, हमने और तब के राजनेताओं ने दी है, क्योंकि उनको वहां चाटुकार चाहिए थे, उनको वहां पूछ हिलाने वाले चाहिए थे, उनको वहां झंडा बुलंद करने वाले नहीं चाहिए थे। उनके उस लालसा ने और राजनीतिक स्वार्थ ने कैसे अपात्र व्यक्ति को इतने बड़े पद पर बिठा दिया। आज उसकी क्षमता हजारों आतंकवादियों से ज्यादा नुकसान करने की हो गई। उनका एक स्टेटमेंट इस देश के तमाम विरोधी राष्ट्रों को दुनिया भर में चिल्लाकर दिखाने के लिए पर्याप्त होता है। और इसलिए असहिष्णुता की जो दुनिया भर में होड़ मची है हिंदुस्तान को असहिष्णु दिखाने की, हालांकि रैंकिंग में हम इतने अच्छे आए हैं, एक भी मुस्लिम देश हमारे आगे नहीं है, हो भी नहीं सकता, लेकिन अंसारी जैसे लोगों का यह ड्रामा इस देश की प्रतिमा विदेश में मलिन करने के लिए पर्याप्त है। उसको कभी नहीं छोड़ा जा सकता। जिसका वाक्य इतिहास बन सकता है, रिकॉर्ड बन सकता है, अधिकृत जिसको माना जाता है, ऐसे लोग ऐसी जगह पर बैठते हैं तो बोलते रहेंगे तो उनका मुंह बंद करना चाहिए, क्योंकि अब उनका बोलना राष्ट्र के लिए नुकसान का है।
अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सर, जय हिंद, बोलिए। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप देश हित में बहुत से हमेशा जो है कैसे आवाज उठाते रहते हैं आप। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कैसे इस मानसिकता के लोग जो है कि ऐसे उच्च आसीन पद पर विराजमान हो गए थे। ये बहुत ही अपने अस्मिता का विषय है ये। और आने वाली नस्लें अगर सही से उसको चेतेंगे नहीं तो आने वाली नस्लें भी हमें कोसेंगी कि हमारे पुरखे जो है कैसे कैसे करके आजादी इस देश को दिलाया था और हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। तो यह एक बहुत ही शर्मनाक विषय है। बिल्कुल, ये बहुत ऐसी सिचुएशन में हिंदुस्तान पहले कभी नहीं आया था। इस देश में ज्ञानी झल सिंह जी जैसे लोगों का उदाहरण है कि वहां पर बैठने के बाद उन्होंने अपने कुछ गद्दार जो पाकिस्तान के साथ मिलकर उनके ऊपर दाव लगा रहे थे, उन्होंने राष्ट्र को प्राथमिकता दी। ये मौका अंसारी के पास भी था, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि परिक्रमा कर कर बड़े बनने वाले, ऊपर पहुंचने वाले लोग पराक्रम की शैली, भाषा नहीं समझ सकते। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। सर, ऐसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ हामिद अंसारी ऐसे देश का गद्दार, इस गद्दार को तो जो है फांसी देनी चाहिए, जो इतने बड़े पद पर बैठा हुआ नीच कर्म कर रहा है। नीच जो है, इतना बड़ा नीच कर्म इसने किया जिसने जो है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और वो जिन्ना के गद्दार के सामने खड़ा हुआ। बिल्कुल, और ये गद्दारों के और किस किस के साथ खड़ा रहा, बैठा रहा, सुशोभित करने का प्रयास किया। देखिए, पीएफआई, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केरला में जिसका संगठन है, जो वहां पर आतंकवाद का पर्याय के रूप में जाना जाता है, देश के तमाम आतंकवादियों का संरक्षक माना हुआ है, उस पीएफआई के मंच पर यह आदमी जाकर बैठता है। देखिए, यह वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाया था और इस पर सवाल उठाए थे। तमाम आवाज उठाकर बिंदास बोल में मैंने लगातार 3 दिन तक भी इस आदमी के इस करतूत को दुनिया के सामने लाया था। पता नहीं हामिद अंसारी के इन कुकृत्यों के खिलाफ हिंदुस्तान का मीडिया क्यों, कौन से लिहाज के कारण बोलता नहीं है, मुझे पता नहीं है। ये पीएफआई के केरल के प्रोग्राम का वीडियो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, पीछे लिखा हुआ भी है और ये सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है। ये हामिद अंसारी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और मुंबई से लेके आसाम तक गद्दारों के फौज को मजबूत करने का काम करने का ही आरोप लगने लायक काम आखिर क्यों करता है, सोचने वाली बात है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। बोलिए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के इतने चैनल हैं कि देश की बात क्यों नहीं उठाते हैं? सारा ठेका प्रदर्शन नहीं ले रखा है क्या? हाँ, तो क्या आप बाकी लोग नहीं उठा इसलिए मैं चुप रह जाऊँ, ऐसा आपको कहना है? देश हित का जो भी मुद्दा होता है आप ही उठाते हैं और बाकी चैनल क्यों नहीं उठाते हैं? बिल्कुल, ये तो आप उनको फोन करके पूछिए। अभी आपने जनसंख्या को लेकर भारत यात्रा निकाली थी, किसी चैनल ने यात्रा नहीं दिखाई आपकी। ऐसा क्यों हो रहा है देश में? मैं तो कहता हूँ मेरी मत दिखाओ, अपनी निकालो, मैं उसको दिखाऊंगा। नहीं, इन्होंने क्यों नहीं दिखाई? आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन इतने चैनल ने पूरे भारत में किसी भी चैनल ने यात्रा नहीं दिखाई, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। और ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि इसकी आप कल्पना भी करते हो, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यात्रा पे जो हमला हुआ वो भी नहीं दिखाया, मेरे ऊपर इतने एफआईआर हुए वो भी नहीं दिखाया, मुझे 3 बार यात्रा में अरेस्ट किया वो भी नहीं दिखाया। लेकिन इतना होने के बावजूद मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा विरोध करने वाला कायर है, वो खुद डरा हुआ है और इसलिए मुझे डराने का प्रयास करता है। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के, भगत सिंह के, महाराणा प्रताप के वंशज है, हम डरने वाले नहीं है। अंसारी जी, आपके पीएफआई ने जिस मंच पर, अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के मंच पर अंसारी बैठे थे, उसी मंच ने मेरे खिलाफ होल्डिंग लगाए थे, गो बैक सुरेश चौहान के। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया था, ट्विटर पर वो ट्रेंड आज भी उपलब्ध है। जो ट्रेंड मेरे खिलाफ चलाने वाले, मेरा अधिकार है केरला में जाने का, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाने का, लेकिन अंसारी के चेले को मंजूर नहीं है। अंसारी के चेले उसका विरोध करते हैं। लेकिन अंसारी जी, आपको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये हामिद अंसारी जैसे लोगों को जो है देश से निकाल देना चाहिए, इन्हें पाकिस्तान भेजो। क्योंकि जब भी
पाकिस्तान भी इनको लेगा नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान में जब तक उनके लिए काम करते रहेंगे तभी तक ये उनके काम के हैं। उनका अप्रत्यक्ष काम ही तो हो रहा है। ये वहां जाएंगे तो क्या उल्टा पोसना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। ये इतने महंगे हैं पालने में, पाकिस्तान की पॉकेट अलाउड नहीं करती। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। मैं ऐसा बोलता हूँ, ये हामिद अंसारी को फांसी की सजा देनी चाहिए, उनको देश निकाल करना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है जी, बोलिए। हाँ, इनको किकआउट करना चाहिए वहां से। हाँ, कहाँ डिपोर्ट करेंगे? जहां पर अपने पुरखों को खोजने गए थे वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो भी इनको असली नहीं मानते। खैर चलिए मित्रों, किसी देश के किसी उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति का कितना सम्मान होना चाहिए, होता भी है। इस देश में ऐसे ऐसे उपराष्ट्रपति हुए, भैरव सिंह शेखावत जी को आज भी हिंदुस्तान याद करता है। कितने और उपराष्ट्रपति है, किसी के खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ही व्यक्ति के खिलाफ मैं क्यों, पूरा हिंदुस्तान बोलने के लिए तैयार है। इसका मतलब पूरा हिंदुस्तान गलत नहीं, वो व्यक्ति गलत है। गलती सुधारने का अभी भी मौका है। हामिद अंसारी शायद इस बिंदास बोल को 8 बजे या रात को रिपीट में देखिए। उनके चले उनको यूट्यूब की लिंक भेजिए, सोशल मीडिया की लिंक भेजिए, हमने तो भेजी ही है। चाहे तो सीढ़ी भी बढ़ाकर भेजता हूँ। आत्मचिंतन करिए, अंदर का गुलाम बाहर निकालकर अगर हिंदुस्तान का खून पानी मिट्टी का कोई असर हुआ हो तो जाग कर बोलिए कि जिना की तस्वीर को हटाओ, नहीं तो मेरी तस्वीर मत लगाओ, मैं आपको आकर सैल्यूट करूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपके हर करतूत के खिलाफ मैं बिंदास बोलता रहूंगा और आपको नंगा करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।